हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो काफी अच्छे कमेंट्स आए काफी लोगों के। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा वीडियो की साइनिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा राइट साइड में बोर्ड आपका थोड़ा साइन कर रहा था, लेकिन विजिबल था। आप अगर कोई चीज आपको विजिबल नहीं हो रही है तो आप सुन सकते हैं। मैं हर चीज को रिपीट करता हूं 2 से 3 बार है, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। प्लीज ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए हमारे साथ आरआरबी एग्जाम तक, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी आज या कल में एक आरआरबी की वीडियो लाने वाले हैं कि आरआरबी का सेफ जोन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी ऐसे मालूम नहीं पड़ रहा था कि लोग कहां से ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं। तो अभी आज एनालिसिस हुई है, तो आज मालूम पड़ा है हम लोगों को कि लोग जनरली कहां से ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं। टॉप 10 जोन क्या चल रहे हैं इस समय, आपको कौन से जोन में फॉर्म भरना चाहिए, कौन से जोन में फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो होप सो ये वीडियो आप तक कल पहुंच जाएगी कि किस जोन में आप सेफ फील करेंगे मैकेनिकल के लिए, ठीक है। मैं सभी के लिए बनाऊंगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए भी बनाऊंगा। तो प्लीज आप लोग कल का वीडियो जरूर देखिए और शेयर करना लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्लीज एक लाइक बनता है, एक थंबनेल बनता है, आप लोग एक थंब बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा प्रॉमिस किया हम लोगों ने कि हम लोग रोज एक डेली एमसीक्यू कुछ कर रहे हैं। तो आज डेली एमसीक्यू में हमने लास्ट क्वेश्चन दिया था कि मरकरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। तो मरकरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, जी हाँ, सभी लोगों का लगभग सही जवाब आया है। और उसका सही आंसर था फॉरेनहाइट। क्या आंसर था उसका दोस्तों? फॉरेनहाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, फॉरेनहाइट उसका सही जवाब था। एंड जिन लोगों ने उसका सही जवाब दिया है, तो मैंने उन लोगों को उसका नाम लिखा है, तो प्लीज थैंक यू सो मच उन लोगों का भी। और जो लोगों ने नहीं लिखा है लेकिन जानते, उन लोगों का भी। तो प्लीज आप लोग कमेंट करते रहिए, इससे हमारा मोटिवेशन होता है। हम जानते हैं कि आप लोग कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कितने लोगों ने किया है? नवीन सैनी ने किया है, अब्राम खान ने किया है, गुरिंदर सिंह ने किया है, अनुज यादव ने किया है, क्रिक टॉक ने भी किया है। तो इन सभी लोगों ने सबसे पहले सही जवाब दिया था, तो इन लोगों का नाम लिया है, इन लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, आज का डेली एमसीक्यू। तो आज का डेली एमसीक्यू हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो लिखते हैं आज का डेली एमसीक्यू, ठीक है। तो आज का एमसीक्यू है, क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट। पहला है आपका अल्फा बीटा गामा का रेशियो पूछा है। दूसरा अल्फा बीटा गामा का ही रेशियो पूछा है। तीसरा अल्फा बीटा और गामा का ही रेशियो पूछा है। मैं अभी रेशियो लिख रहा हूं, अल्फा बीटा गामा का ही रेशियो पूछा हमने। एक लिखा है 3 to 1, एक लगा 1 2 3, एक लगा 1 3 2, एक लिखा हमने 2 3 1, ठीक है। तो प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। मैं आपको बता चुका हूं, अल्फा क्या आपका लीनियर एक्सपेंशन, बीटा एरियल एक्सपेंशन, गामा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आपको करेक्ट जवाब बताना है इस क्वेश्चन का। तो जैसा आप लोग जानते हैं, क्या बताया मैंने आपको, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 2 अल्फा, एंड गामा इक्वल टू 3 अल्फा। गामा इक्वल टू क्या होता है आपका 3 अल्फा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके? बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा एंड अल्फा। अगर मैं लिखना चाहूं तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बीटा अपॉन 2 एंड गामा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, गामा अपॉन 3। एंड इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1 2 3 होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, ये आपका सवाल आया हुआ है एक बार। तो प्लीज इस सवाल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और याद कर लीजिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, 1:2:3। ऐसे भी आ सकता है ये सवाल आपका। जैसे अगर मैं लिखूं, मैंने ये भी लिखा था कि अगर मैं इसको क्या कहते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं,
6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा। ऐसे भी पूछा गया हुआ एक बार सवाल ये, ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको इस क्लास में। तो ये दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन। ओके, तो इसको इरेज करता हूं मैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बारे में, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या क्या होती है, तो आप लोग वो लिख लीजिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिख लीजिए आप लोग। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, टेम्परेचर T इक्वल टू 15 डिग्री के लिए लिख लीजिए। ये आपको पता है कि S इक्वल टू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। T इक्वल टू 0 डिग्री के लिख लीजिए। ये 15 के लिए तो मैं कल ही बताई थी आपको, 0 के लिए भी बताई थी आपको। S इक्वल टू 1.008 सॉरी कैलोरी प्लस अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। T इक्वल्स टू मैंने 30 डिग्री के लिए बताई थी आपको, एंड T इक्वल्स टू 100 के लिए आज मैं आपको बता रहा हूं। T इक्वल्स टू 30 के लिए होती है आपकी 9976 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए होता है आपका 1.0057 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये आप लोग लिख लीजिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग आज की क्लास की अपनी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग। हमने बोला था आपसे चेंज ऑफ स्टेट के लिए है ना, चेंज ऑफ स्टेट में पढ़ रहे थे हम लोग स्पेसिफिक हीट देख लें। मैंने स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको बताया था कि सपोज अगर आपकी वाटर है आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और मुझे इसको पहुंचाना है वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहां पहुंचाना है वाटर को? 80 डिग्री, मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस समय जो उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, क्या बोलेंगे इस टाइम पे हम लोग? स्पेसिफिक हीट। और इसका फॉर्मूला था मैंने Q इक्वल टू mc डेल्टा T। कोई दिक्कत बताओ? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं फेज चेंज की। किस चीज की बात करें हम लोग? फेज चेंज की, है ना। तो फेज चेंज में पहला आपका आता है, पहले हम लोग आइस से वाटर कर लें, फिर हम लोग वाटर से गैस करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका। अब दूसरा देखिए, पहला सपोज आपका, दूसरा है आपका, ये आपकी रही आइस, ठीक है। आइस क्यूब मैंने मानी, जो हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, आइस क्यूब। अभी तो इस समय काफी यूज हो रही होगी आइस क्यूब आपकी, है ना। चलिए, ज्यादा आइस क्यूब यूज मत करना, ठंड लग जाएगी। आइस से हम लोग किस में जा रहे हैं? वाटर में, ठीक है। तो जब आइस से वाटर में जाते हैं, वाटर क्या होती है? मेल्ट होती है। और जब हम लोग वाटर से आइस में जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। यानी कि अगर हम आइस से वाटर में जा रहे हैं, आइस से वाटर में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। और जब हम लोग वाटर से आइस में जाते हैं तब क्या बोलते हैं उसे? फ्यूजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्यूजन। और टेम्परेचर क्या होगा इसका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां भी क्या होगा आपका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इस समय जो हीट की आवश्यकता है, इस समय जो आपकी ऊष्मा की आवश्यकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। क्या बोला था मैंने आपको? लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट में आपकी क्या होती है, आपकी डेल्टा टी नहीं होती है, क्या होती है आपकी Q इक्वल टू एम इंटू एल, Q इक्वल टू एम इंटू एल, मास मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट ऑफ आइस। क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ आइस। यहां तो कोई परेशानी किसी को। और जो ये टेम्परेचर में बदलाव नहीं आया, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है आपका, चेंज फेस, क्योंकि फेस चेंज हो रही है तो ब्रेक द बॉन्ड्स, ब्रेक द बॉन्ड्स क्या कर रहा है, जो उनके बीच में बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, यानी कि टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन, या कह लो आप एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी इज यूज्ड during phase change, during phase change to break the bond between, to break the bond between solid and liquid या ice and water, to break the bond between ice and water। इतनी बात समझ में आई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो इस समय एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है वो एनर्जी कहां होती है, वो बॉन्ड ब्रेक करने में होती है, तो यहां पे क्या होगा आपका डेल्टा टी कांस्टेंट होगा। क्या होगा, डेल्टा टी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे दो चीजें आपकी हो रही है। अगर पूछा जाए आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो इट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ वाटर इनटू आइस। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया, इट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस, चेंज द स्टेट फ्रॉम वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोग दूसरा पॉइंट हो गया, हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट क्या होगा, हम लोग वाटर से कहां जाएंगे, गैस में जाएंगे। चलिए वाटर से गैस की तरफ चलते हैं हम लोग। वाटर कितने पे होगा आपका, ये होगा वाटर 100 डिग्री पे होगा, और यहां क्या हुई आपकी गैस, चलो मैंने गैस मान ली, लेकिन गैस नहीं होता, हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीम। तो वाटर कहां गया आपका, स्टीम पे गया। ठीक है, तो ये भी कितने पे होगा, 100 डिग्री पे। ठीक है, तो जब वाटर से स्टीम बनती है, मतलब वेपर बनती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेपराइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और ये बताओ, जब स्टीम से आपकी वाटर बनती है, कंडेंसर पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो कंडेंसेशन पढ़ा होगा ना, कंडेंसेशन मतलब जब ठंड पड़ती है तो ओस की बूंद हो जाती है, जम जाती है, तो कंडेंस हो जाती है ना। कंडेंस का मतलब होता है कि वाटर आपका एयर में जो भी वाटर के पार्टिकल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो एयर कहां हो रही है आपकी, स्टीम कहां जा रही है, यानी कि जो आपकी वेपर फेज है वो कहां कंडेंस होकर जा रही है, लिक्विड फेज में। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडेंसेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे भी क्या हुआ, क्या यूज हो रही है आपकी, लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट हीट यूज हो रही है क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, और डेल्टा टी क्या होगा, कांस्टेंट। और लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल टू एम इंटू एल। ओके, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसको मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा। आप लोग लिखिए लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखिए। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट की लिखिए, व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट देखिए, लेटेंट हीट की डेफिनेशन हम लोग मैं एग्जैक्ट लिखा देता हूं जो डेफिनेशन है इसकी।
It is the amount of energy. It is the amount of energy. It is the amount of energy. Amount of energy required to change the state of unit mass of substance from solid to liquid or liquid to vapor. From solid to liquid or liquid to vapor. ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन मास. विदाउट एनी चेंज इन मास यानी कि मास में कोई चेंज नहीं आता है. और Q इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. और Q इक्वल टू क्या होता है आपको m इंटू एल, क्योंकि आपका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो हाँ एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, लेटेंट हीट ऑफ आइस लिख लीजिए और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब स्टीम की लिख लीजिए, वेपर की लिख लीजिए. ठीक है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर. ये भी सवाल पूछा गया कि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है. लेटेंट हीट ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां लिख देता हूं मैं. पहले क्या लिखेंगे आप लोग, लेटेंट हीट ऑफ आइस. लेटेंट हीट ऑफ आइस ये होती है आपकी 336 जूल पर ग्राम. ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. ये होती है आपकी 2268 जूल पर ग्राम. तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई. लेटेंट हीट ऑफ आइस पूछी जाती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन पूछी जाती है. ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने अभी लिखा थोड़ी देर पहले सारे टेम्परेचर पे. ओके, यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है. तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ के पढ़ रहे हैं सारी चीजें. तो आराम से आप लोग नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर. एंड किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया था, उसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे एंड आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड दैट इतने अच्छे नोट्स थे मेरे भी नहीं बने इतने उस लड़की या लड़के के बने थे. आई डोंट नो हु वाज सी और ही. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज दैट यू आर मेकिंग टू मच एफर्ट फॉर मेकिंग आवर लेक्चर इज टू सक्सेसफुल. सीरियसली. एंड पढ़ते रहिए यार प्लीज. ऐसे ही आप लोग, मजा आता है आप लोगों के साथ पढ़ने में, आप लोगों को पढ़ाने में. इसी बहाने मैं भी आप लोगों के साथ अपना जो भी नॉलेज, अपना जो भी चीज आपको शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन सारी चीजों को अपने पास रख सकें और आप भी किसी दूसरे को पढ़ा सकें. ठीक है, तो प्लीज आप भी जितने अपने दोस्त हैं उन सबको बताइए कि ऐसे ऐसे मैंने पढ़ा है, ऐसे ऐसे आप लोग जानते हैं. देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है. कभी ज्ञान ऐसी चीज नहीं है कि घटने से घटता है. जितना बार आप ज्ञान बांटोगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा. तो प्लीज हमेशा चीजों को बांट के दिया करो. मतलब खाना भी खाओ तो बांट के खाओ, बहुत मजा आता है. पढ़ो भी तो बांट के पढ़ाओ, मतलब बहुत मजा आता है. ठीक है, तो सारी चीजें बांट के करो, मिलजुल के करो, बढ़िया से, बहुत मजा आता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसको रब कर दूं मैं. ठीक है, रब कर देता हूं मैं.
अच्छा, एक आपको बता दूं चीज कि अभी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर इस समय 75 के, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग 1 लाख फैमिली का हिस्सा बने, यानी कि 100 के हम लोग के हो जाएं। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिए इस चैनल को, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में सारों को शेयर कीजिए, फेसबुक पे अपने ग्रुप में सभी को शेयर कीजिए, एंड प्लीज लोगों को बताइए, एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि हम लोग की फैमिली 1 लाख जल्दी से जल्दी इस महीने के एंड तक हो जाए। एंड बिफोर आरआरबी वी वांट अवर फैमिली ऑफ 1 मिलियन पीपल, राइट। तो प्लीज जितना ज्यादा कंटेंट होगा हम लोगों के पास, जितनी ज्यादा फैसिलिटी होंगी उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजें लाने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को काफी लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम लोग को बेनिफिट मिले और आपको तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग? फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो आपको पता है वाटर कितनी फेज में एग्जिस्ट करता है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। वाटर कितनी फेज में एग्जिस्ट करता है? 3 फेज में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड बोले तो आइस, लिक्विड बोले तो वाटर, और गैस बोले तो स्टीम। ठीक है, तो ऑब्वियस की बात है हर कोई सब्सटेंस भी जनरली इतने ही फेजों में एग्जिस्ट करता है। मैंने माना यहाँ पे वाटर, और यहाँ पे मान रहा हूं जनरल सब्सटेंस, कोई सा भी हो सकता है, कोई सी भी गैस हो सकती है। ओके, मैंने इसको माना जनरल सब्सटेंस, जनरल सब्सटेंस, और ये माना मैंने वाटर के लिए। ठीक है, हमने माना वाटर के लिए डायग्राम। ठीक है, अब देखो क्या होता है अब देखो ये बनता कैसे है। अगर मैं बनाने की बात करूं तो मैं बना नहीं रहा हूं। जैसे हम लोग क्या होता है, पहले हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींच लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन खींच लेते हैं कुछ ऐसे, है ना। यानी कि हो गया P और ये हो गया T। ठीक है, आपको पता है कि पहले क्या होगी आइस, आइस से क्या बनेगा आपका वाटर, वाटर से क्या बनेगा आपका गैस। ऐसे कुछ बन रहा होगा, आइस से वाटर, वाटर से गैस, और इसके बीच में जब आइस से वाटर बनेगा तो एक फेज चेंज आएगा। यानी कि अगर मैं और इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं तो कुछ ऐसे बन रहा होगा हमारा डायग्राम। पहले आइस टू आइस, फिर आइस टू वाटर, फिर वाटर टू वाटर, फिर वाटर टू गैस, फिर गैस टू गैस। इतनी सारी चीजें तो हो रही होंगी इस डायग्राम में, है ना। तो अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं तो कुछ ये डायग्राम ऐसे बनता है आपका, है ना। ये डायग्राम बनता है आपका कुछ कुछ। ठीक है, और अच्छे से बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये कुछ यूं बनता है जैसे ओके, जैसे आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ऐसे कुछ आपको कर्व मिलता रहेगा, है ना। कुछ यूं आपको ऐसे कर्व मिलता रहेगा। तो ज्यादा हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करते, ज्यादा चीजों को नहीं बढ़ाते हैं, सीधा हम लोग बताते हैं। इस पॉइंट को आप लोग बोलते हो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हो आप लोग? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये होता है आपका वाटर, ये क्या कहलाएगा आपको वाटर। ये इधर क्या हुई आपकी आइस, और इधर क्या हुई आपकी स्टीम। यहां तक कोई दिक्कत? किसी कोई परेशानी? वाटर, आइस, स्टीम। ओके, अब थोड़ा सा इतना तो नहीं करेंगे मैं इसको, ऐसे बना दो थोड़ा सा और। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। अगर इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। ठीक है, इधर क्या हो जाएंगी आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हो जाएंगी कुछ यूं ऐसे जा रही होंगी।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका कुछ यू बनता है, कुछ यू बनता है, उससे उधर कर्व थोड़ा सा इधर हो जाता है ऐसे। एक चीज और देखूं अगर मैं, तो आपका ये थोड़ा सा और स्लाइडली बनता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे बना देता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। क्लियरिटी आने के लिए कुछ यूं इसको कर देता हूं, ये कुछ ऐसे आता है, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग फिर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। पहले वाटर की बात कर लेता हूं मैं। वाटर में इसको बोलते हैं हम लोग आइस लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग आइस लाइन, आइस लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग होर फ्रोस्ट लाइन, होर फ्रोस्ट लाइन, होर फ्रॉस्ट लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टीम लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीम लाइन, ओके। एंड अगर हम लोग किसी और सब्सटेंस की बात करें तो सेम चीज होगी। यहां क्या होगा आपका? सॉलिड, ये क्या होगा? गैस, यहां क्या होगा? लिक्विड। सिर्फ वाटर की गैसियस फेज को तो हम स्टीम बोलते हैं ना, बस वाटर की गैसियस फेज को स्टीम के नाम से जानते हैं। बाकी किसी भी सब्सटेंस की गैसियस फेज को स्टीम नहीं कहते हैं। तो प्लीज, कभी कभी क्या होता है, हम लोग हर किसी की गैसियस फेज को स्टीम बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबकी गैसियस फेज अलग अलग होती है, सिर्फ वाटर की गैसियस फेज को हम लोग स्टीम का नाम देते हैं, ओके। तो यहां क्या हो गया? लिक्विड। और इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूजन लाइन, ठीक है। ये डायग्राम है आपका P और T के बीच में। एंड इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन लाइन। अब एक नया वर्ड आ रहा है हमारे पास, सब्लिमेशन लाइन, सब्लिमेशन लाइन, ठीक है। ये आपका यहां भी ट्रिपल पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग P पॉइंट दिया, इसमें भी इसको हमने ट्रिपल पॉइंट दिया, इसको मैंने नाम दिया P, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये सोचो कि ट्रिपल पॉइंट है क्या? ये ट्रिपल पॉइंट है क्या? पहले तो ये देख लो ये ट्रिपल पॉइंट होता क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा पूछी गई आपकी कई बार एग्जाम में। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, क्या बोला मैंने? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर किसका? फॉर वाटर, फॉर वाटर। यानी कि यहां पे क्या टेम्परेचर है और आपका क्या प्रेशर है। इस P पॉइंट पे क्या टेम्परेचर और क्या प्रेशर है। फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है आपका 273.16, 273.16 केल्विन। आपको पता है कि 0 डिग्री में कितना होता है? 273.15 केल्विन। इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना, दोनों आंसर होंगे 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना, ठीक है। और प्रेशर होता है 611.2 पास्कल, 611.2 पास्कल। पास्कल की यूनिट होती है आपकी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं फॉर CO2 की, किसकी? जो जनरल सब्सटेंस हमने लिया है, कोई सा भी हो सकता है, हमने CO2 मान लिया। CO2 के लिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है आपका? CO2 के लिए ट्रिपल पॉइंट है आपका 216.4 केल्विन, या जैसे बोल लो आप लोग -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी पूछा गया है एक बार, इसलिए मैं लिख रहा हूं सिर्फ CO2 ही स्पेशली। और प्रेशर होता है इस पे 5.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब एक चीज और बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ चीजें और छूटी हुई हैं, जैसे
एक पॉइंट छूटा हुआ है कि आपका सब्लिमेशन क्या होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जहां पे आपका सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कम्स इन द फेज ऑफ लिक्विड। मतलब आपका जो ठोस अवस्था है वो सीधी आपकी गैस अवस्था में जाती है बिना आपके द्रव अवस्था में आए हुए। उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अभी मैं लिखा लूंगा सब्लिमेशन। जैसे आपका सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2 में लक्षण होता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से आपकी गैस में आ सकती है। ओके, सॉलिड CO2 में ये लक्षण होता है। ऑप्शन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। वाटर भी दिया होगा बट वाटर ऐसी फेज एग्जिस्ट नहीं करती है। ओनली सॉलिड CO2 एग्जिस्ट दैट फेज, दैट मींस इट कम्स फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस डायरेक्टली। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए इसको लिख लिया आप लोगों ने। यहीं पे मैं थोड़ी सी और चीजें लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं वो आप लोग देख लीजिए। देखिए, अगर मैं यहां पे एक एक्सिस बनाऊं, ठीक, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ये आपकी वर्टिकल, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं? इधर की साइड पॉजिटिव, उधर की साइड नेगेटिव। इधर की साइड पॉजिटिव, उधर की साइड नेगेटिव। आप लोग वाटर में देख रहे होंगे कि अगर इसके बीच स्लोप ड्रॉ करें, स्लोप ड्रॉ करूं मैं, इसका स्लोप ड्रॉ करूं कुछ ऐसे यहां पे, ठीक है, स्लोप ड्रॉप करूं तो ये क्या है आपका? थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी, क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जा रहा है आपका, है ना। अगर मैं यहां पे स्लोप ड्रॉ करता हूं इसका कुछ यूं, ठीक है, तो क्या है? थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री किसके लिए आ रहा है आपका? फॉर एनी सबस्टेंस, और फॉर वाटर के लिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 अगर हम स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेल पी अपॉन डेल टी की बात करें, डेल पी अपॉन डेल टी पॉजिटिव किस केस में आ रहा है आपका? जनरल सबस्टेंस, जनरल सबस्टेंस का केस है। एंड नेगेटिव किस केस में आ रहा है आपका? इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि अगर हम स्लोप की बात करें, पॉजिटिव किसके केस में आ रहा है आपका? जनरल सबस्टेंस के केस में, एंड नेगेटिव आ रहा है आपका H2O केस में। यहां पे कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज बताइए कि अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, वाटर की बात करें तो जनरली क्या होता है आपका? लिक्विड से सॉलिड जाता है कोई चीज, लिक्विड से सॉलिड में, है ना। तो लिक्विड से सॉलिड में कोई चीज क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है या एक्सपेंड होती है? नहीं यारी बात समझ में? मैं कह रहा हूं अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में जाती है, लिक्विड अवस्था में होती है, सॉलिड में जाती है, तो वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। लिक्विड सॉलिड में जाने पे कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विड जाने पे क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। बट वाटर क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड जाने पे एक्सपेंड करता है। लिक्विड सॉलिड जाने पे एक्सपेंड करता है। वो मैंने बताया था कब करता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या होता है? इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि डेंसिटी मैक्सिमम तो वॉल्यूम घटेगा, फिर डेंसिटी अपनी घटती रहती है तो वॉल्यूम बढ़ता रहता है, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड एक्सपेंड करता है। और हम बात कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। सॉलिड टू लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यहां क्या हो जाएगा? सॉलिड टू लिक्विड एक्सपेंड करता है, ठीक है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, चीजें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछी गई हैं। लिक्विड सॉलिड होने पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड होने पे क्या होता है, इसमें लिक्विड सॉलिड होने पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड होने में क्या होता है, ठीक है। तो जनरल सबस्टेंस लिक्विड सॉलिड आपके कांटेक्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड एक्सपेंड करते हैं, ये आपके लिक्विड सॉलिड एक्सपेंड करेंगे और सॉलिड टू लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जनरल सबस्टेंस के लिए आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और वाटर के लिए स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। आपकी ट्रिपल पॉइंट की बात हो चुकी है। ट्रिपल लिख लीजिए आप लोग। ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट
where all three states exist, where all three states exist and it is a point, and point का मतलब ये, it is a point only in PT diagram, it is a point only in PT diagram, PT diagram मतलब प्रेशर टेम्परेचर मिक्सचर डायग्राम होता है, उसे बोलते हैं PT diagram. It is a point only in PT diagram, full stop. It is not a point, it is not a point, it is not a point on any other diagram, it is not a point on any other diagram. और किसी भी डायग्राम, जैसे PV डायग्राम हुआ, TS डायग्राम हुआ, कहीं पे भी ट्रिपल पॉइंट आपका पॉइंट नहीं होता है, लाइन वगैरह कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट सिर्फ कहां होता है? PT डायग्राम में. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई. एक और बात है आपका, एक पॉइंट और होता है, एक पॉइंट और है आपका जिसको मैं डायरेक्ट बताता हूं. ये होता है आपका, क्या होते हैं इसे? क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट क्या बोला मैंने दोस्तों? दो पॉइंट पढ़े आपने आज, ट्रिपल पॉइंट पढ़ा और एक पॉइंट और है क्रिटिकल पॉइंट. लिख लीजिए, क्रिटिकल 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 पॉइंट. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट. इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट where liquid is directly flash off okay, it is a point where liquid is directly flash off into liquid. देखो ये पॉइंट है आपका जहां पे क्या हो रहा है? लिक्विड इज डायरेक्टली फ्लैश ऑफ इनटू गैस. लिक्विड इज डायरेक्टली फ्लैश ऑफ इनटू गैस. ठीक है, उससे क्या होता है हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, यहां तक कोई परेशानी किसी कोई नहीं? चलिए, एक और बचा है आपका सब्लिमेशन. क्या बचा है? सब्लिमेशन. ठीक है, सब्लिमेशन लिखिए आप लोग. सब्लिमेशन, हम लोग सब्लिमेशन की बात कर लेते हैं. लिखिए सब्लिमेशन. क्या लिखना है आपको अब? सब्लिमेशन लिखिए. देयर आर सर्टेन सबस्टांस, देयर आर सर्टेन सबस्टांस, देयर आर certain substance which on heating is directly passed from solid to vapor, solid to vapor without passing through liquid state, without passing through a liquid state is known as, ठीक है, is known as sublimation. Sublimation. For example, solid CO2 and iodine. Solid CO2 and iodine. ये सवाल ऑब्जेक्टिव में 2 बार आए हुए दोस्तों. सॉलिड CO2 और आयोडीन. ठीक है, तो यहां तक कोई परेशानी किसी को?
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेक्चर ज्यादा लंबा ना करते हुए आज हम लोग अपनी सेशन को यही एंड करते हैं। सेशन एंड होने से पहले एक ऑब्जेक्टिव डेली एमसीक्यू कुछ, तो एक एमसीक्यू आपका लिख देते हैं हम लोग पहले। एक एमसीक्यू है आपका आज का, when solid is directly flash off into when solid is directly flash off into vapor is known as, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन में लिखा फ्यूजन, दूसरा लिखा मैंने सब्लिमेशन, तीसरा लिखा मैंने सॉलिडिफिकेशन और चौथा लिखा मैंने कंडेंसेशन। और ये सवाल भाई साहब 2 बार आया हुआ है, एसएससी एमटीएस में एंड एसएससी सीजीएल 16 में आया ना, 17 में आया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो आज का हम लोग सेशन यही फिनिश करते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी एंड और क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजें आपको समझनी है। एंड अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को थंबनेल दीजिए एंड आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर देना इस क्वेश्चन का। आई विल अगेन रीड द 5 to 6 names which will give answer firstly and please keep working hard, keep studying, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। और मिलते हैं फिर से हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसके स्पेसिफिक हीट के रिलेशन के बारे में, थोड़ा सा और बचा है, देन हम लोग पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।